Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Very good morning. राम Very राम good morning. सर। Good morning. Good morning. सर राधे राधे। राधे राधे। जय हो। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए बच्चों, जो राम कल राम सर। जय हो। कल बच्चों हम लोग बात कर रहे थे नमस्ते सर। हेलो हेलो। पॉस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे थे और जितने पॉसिबल पॉस्टुलेट्स थे वो डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो आज डिस्कशन वहीं से शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक शायद मैंने आपको लैम्डा एम पढ़ाया था, मतलब मीन फ्री पाथ पढ़ाया था, तो वहीं से मीन Yes, फ्री sir. पाथ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए सेटल डाउन हो जाइए, कुछ सवाल करेंगे मीन फ्री पाथ पे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर तो बच्चों आपको मैंने कोई अगर किसी को याद हो डेफिनेशन मीन फ्री पाथ की और कोई समझाना चाहे तो क्या मैंने आपको बताया था कि मीन फ्री पाथ क्या होता है? किसी Sir, भी the average distance between two successive collision is called mean free path. बिल्कुल, मीन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं बच्चों। और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। अच्छा, एन का मतलब था यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको मॉलिक्यूल डेंसिटी आप कह दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, इसमें ये गुड मॉर्निंग स्मॉल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसमें स्मॉल डी क्या था बच्चों? लैम्डा एम के फॉर्मूले में स्मॉल डी क्या? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर Yes, मैंने sir. एन बाई वी को थोड़ा सा चेंज किया था विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, और हम लोगों ने ये बता दिया था कि जो लैम्डा एम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये एक पॉस्टुलेट थी जो हम लोगों ने डिस्कशन करी थी। ठीक है, बाकी पॉस्टुलेट्स पे एक एक सवाल कुछ कुछ हम लोगों ने सवाल कर लिए थे। लैम्डा एम यानी मीन फ्री पाथ पे कुछ सवाल रह गए थे, तो मैं एक सवाल मीन फ्री पाथ में आपके सामने लेता हूं, कोशिश करिए सारे सॉल्व करने की। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है, थोड़ा सा पढ़िए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। मीन फ्री पाथ पे ही बेस्ड सवाल है, जो कल पढ़ा था उसी पे बेस्ड है। करिए सॉल्व और आंसर बताइए। वही जिनका भी आंसर आ जाए बता सकते हैं। मीन फ्री पाथ पूछा गया है। Mean free path of molecule of a certain gas at STP is 1500 D, where D is the diameter of the gas molecule. While maintaining the standard pressure, the mean free path of the molecules at 373 Kelvin is approximately. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू दी गई है 1500 डी, और आपसे पूछा गया है 373। बी ऑप्शन आया सर। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन, लास्ट वाला। ओके, बी बी बी। सेकंड। ओके, यस सर, सेकंड। एक्सप्लेन करिए सर। हाँ करिए, एक्सप्लेन करिए, बताइए। वेरी गुड सर इसमें मीन फ्री पाथ में सर वो सेकंड वाला जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था उससे किया है सर, ठीक कि है, जो मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के सर, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट हो गया। राइट। यस सर। अच्छा,
बच्चों और बहुत बढ़िया इन्होंने बताया कि सर मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि एसटीपी पे जो टेम्परेचर मैंने आपको शायद बताया होगा कि एसटीपी पे टेम्परेचर की 273 वैल्यू कितनी होती है? 273. 273 273 केल्विन है ना, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। और जब आप 373 केल्विन पे ले जाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ गया, 273 से टेम्परेचर हो गया 373। तो आपको क्या लगता है मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा? मीन फ्री पाथ 1500 डी से बढ़ जाएगा या मीन फ्री पाथ 1500 डी से कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा कम सर, हो- क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा सर। प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा। अब बच्चों आप सारे ऑप्शन देख लो, ठीक है, ये सब गलत हैं। एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे बच्चों क्यों ए सी डी क्यों गलत हो जाएंगे, केवल बी क्यों सही होगा? यस सर। सर क्योंकि ये 1500 से कम है। हाँ, सारे के सारे 15,000 ए सी डी 1500 से मतलब 1500 के बराबर या उससे कम है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, बी ऑप्शन। आप बाकी सिंप्लीफाई करके भी निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहले 1500 डी है, जब टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन है। बाद में हमें नहीं पता कितना होगा मीन फ्री पाथ, आप लैम्डा लिख दो, और बाद में टेम्परेचर 373 हो गया है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 373 इंटू 1500 डी डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बच्चों 2049 डी आ जाएगा। ठीक है, तो खैर इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने से भी हम लोग बच सकते थे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, मीन फ्री पाथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तभी बोल पा रहे हैं जब इन्होंने बोल दिया है कि मेंटेनिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर। मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर के टर्म्स में आपका फॉर्मूला आया है उसमें प्रेशर पी का भी टर्म है, तो अगर सवाल में प्रेशर भी चेंज कर दे तो फिर आपको उसी हिसाब से फिर उसमें देखना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस है। प्रेशर सेम रखा है, टेम्परेचर चेंज है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और सवाल बच्चों इसी में है, उसको कल के नोट्स में था तो मैं कल नहीं ले पाया था, अभी ले लेता हूं उसको। ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा सा आप सवाल देखिए और बताइए। इन्हें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। चौथा वाला ऑप्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो खैर इसके बिना भी बच्चों आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको चौथे ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। सर डी। ओके, डी ओपन हो डी जाएगा ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन सर। ठीक है, सर, डी ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। बताइए सही है? 0 केल्विन होगा सर। गलत है. नो ये सर. 0 केल्विन पे होगा। 0 केल्विन होगा, बिल्कुल सही बात है। यानी जिन जिन ऑप्शन में बच्चों ए होगा वो तो आप पहले ही हटा दो, तो ये दोनों तो हट गए। अब बी या डी पॉसिबल होगा। फिर बी ऑप्शन कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस इफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज। क्या कहते हैं बच्चों आप इसके बारे में? फॉल्स है. False है। गलत है. फॉल्स है। सर। कैसे? मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे। लैम्डा बराबर बताया था मैंने बच्चों आपको 1/√2 पाई n अपॉन v टाइम्स डी स्क्वायर। तो अगर आप सवाल में बोला गया है द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा इफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड। डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को अगर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हुआ। अगर आप Yes, इसको sir. बढ़ाएंगे तो लैम्डा घट जाएगा। तो स्टेटमेंट बी कह रहा है मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस इफ द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड। बच्चों ये स्टेटमेंट तो ट्रू हुआ फिर, है ना? चलिए अगला पढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था ट्रू है सर। लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा। तो द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज
इंक्रीज कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ये भी बात सही है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला पढ़ते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों आपके बी और सी दो ट्रू हो गए, तो आप बी और सी Yes, sir. मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर भी चौथा वाला ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर सर बी वाले ऑप्शन सर बी वाले को दूसरी दूसरे उससे कर सकते हैं कॉन्सेप्ट सर। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। हाँ तो देखिए प्रेशर के इनवर्स कैसे कैसे आप बोल रहे हैं? सर हम कह रहे हैं कि डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हाँ, प्रेशर भी इंक्रीज होगा ना, प्रेशर भी इंक्रीज होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर तो इंक्रीज प्रेशर होगा, भी। अगर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना? यस सर, ठीक यस है। सर। अगर ये सर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के सर हाँ हाँ ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से तो ये तो चलिए ठीक है, वो वैसे भी कर लीजिए। बाकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी से उसका डायरेक्ट रिलेशन है ना, पहले हम लोगों ने यही डिफाइन किया था, फिर यहां से टेम्परेचर वाले रिलेशन में आए थे, ठीक है। तो ये बेसिक रिलेशन है, तो अगर आप मॉलिक्यूलर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। चलिए चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों ये गलत है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी को याद है क्या? ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। किसी को याद है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है एक मॉलिक्यूल की? हाफ केवीटी हो सर, हाफ केवीटी। हाँ हाफ केवीटी, बिल्कुल, हाफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ड्यू टेम्परेचर, तो हाफ होती है, इन्होंने 3/2 कह दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों केवल बी और सी ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ पे बच्चों कुछ सवाल सर आपको इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉल्स। फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉल्स है, कारण उसका ये कि मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीजेस एट 0 केल्विन। ये 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना, तो 273 केल्विन इसका मतलब हो गया। तो 273 केल्विन पे तो मोशन फ्रीज नहीं होता है, 0 केल्विन पे फ्रीज हो जाएगा, समझ गए आप? यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और स्पीड्स के बारे में बात करते हैं। तो कल मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बता दिया था, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों मेरी मदद करिए, आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? कल हम लोगों ने डिफाइन किया था, क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? सर द स्पीड पसेज बाय मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इन अ Yes. मिक्सचर। बिल्कुल, अगर आपके It's पास called- एक कंटेनर में आपने गैस मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं, तो ये वो स्पीड है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, या इस स्पीड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है कंटेनर में, इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाएगा। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कल लिखी थी √2 अपॉन m0, यानी √2 को अगर आप बाहर ले आओ तो 1.414 √RT अपॉन m0, ठीक है। इस ऐसा √2 को बाहर क्यों ला रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया। दूसरी होती है बच्चों एवरेज स्पीड, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा एवरेज स्पीड। आप में से कोई बताना चाहेगा बच्चों एवरेज स्पीड कैसे होगा? जैसे कंटेनर है और इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और मुझे इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड चाहिए, तो कैसे करेंगे बच्चों? कैसे निकालेंगे इन सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड? कंटेनर में है तो कैसे करेंगे, बताइए। सर सम ऑफ द स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एब्सोल्युटली, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड लिखिए आप। जैसे 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, इसकी 20 है, तो 2 + 10 + 15 + 20 जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब लिखिए, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों बनता है 8√8RT अपॉन पाई m0। तो इसको √8 अपॉन पाई को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.596 आता है, और √RT अपॉन m0, ठीक है। ये हो गया आपका v एवरेज। तो एवरेज स्पीड आपको अंदाजा दे देती है कि अच्छा इस कंटेनर में अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर लास्ट में आता है बच्चों VRMS, ठीक है। अगर VRMS का कोई मतलब मुझे समझाना चाहे कि हमें मान लीजिए इस गैस मॉलिक्यूल के लिए VRMS निकालना है, तो V एवरेज तो हो गया जोड़ के डिवाइड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, V एवरेज आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल हो गया कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड के होंगे वही वाली स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगी। अच्छा, VRMS, हाँ सर जो पार्टिकल की स्पीड है उसको पहले स्क्वायर लेंगे, फिर बिल्कुल उसको जो है मीन निकालेंगे, फिर उसको जो है अंडर रूट कर देंगे, बिल्कुल। निकाल लेंगे, फिर उसको अंडर रूट कर देंगे। बिल्कुल। देखिए बच्चों, ये जो RMS है ना, ये जो इसका नाम है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो भी स्पीड है उनका आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर उनका मीन ले लीजिए और फिर रूट ले लीजिए, तो आपको RMS मिलेगी। मैं एक सवाल आपको करके दिखाऊंगा कि RMS कैसे निकालते हैं। जब आप RMS निकालते हैं तो RMS की वैल्यू आती है √3RT अपॉन m0। तो √3 की वैल्यू हो गई 1.732 √RT अपॉन m0, ठीक है।
तो बच्चों ये तीनों स्पीड के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और अगर आप इन तीनों स्पीड को कंपेयर करो तो देखिए किस पे डिपेंड करता है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, एम नॉट, बच्चों एम नॉट का मतलब क्या हो गया, जो बार बार मैं लिखते जा रहा हूं यहाँ पे, एम नॉट का मतलब सर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्युटली मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन का आप बताइए, ऑक्सीजन की आरएमएस वैल्यू बता दीजिए, मैं या ऑक्सीजन की आपसे एवरेज स्पीड पूछ दूं कि इस टेम्परेचर में बताइए कितना होगा, तो जो भी आप यहाँ 32। मॉलिक्यूलर मास रखेंगे ना उसको ध्यान रखिएगा केजी पर मोल में रखिएगा। ठीक है, जैसे 32 ग्राम आप ऑक्सीजन का या 28 ग्राम नाइट्रोजन का, तो 32 और 28 नहीं रखेंगे यहाँ पे, 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टी आप सारे जानते हैं टेम्परेचर है, पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाएगा, भूल के भी डिग्री सेल्सियस में मत रखिएगा, विदाउट कन्वर्जन टेम्परेचर मत रखिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। आर आप सारे जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 या फिर 25/3, जो भी आपको सवाल में डेटा दिया हो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए, तो ये तीन चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो मोस्ट प्रोबेबल समझ में आ गया, वी एवरेज समझ में आ गया, वी आरएमएस थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि सर क्या ही जरूरत है, क्यों हम वी आरएमएस निकाल रहे हैं, तो मैं इसकी आज की क्लास के लास्ट में आपको ये समझा दूंगा कि ये निकालना क्यों जरूरी है, इससे क्या हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही एक टॉपिक बढ़ाना था इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आरएमएस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको एंड तक समझ में आ जाएगा। वी एवरेज तो एवरेज स्पीड है। अब जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, नोट कर लीजिएगा बच्चों, मैं आपको स्लाइड दिखा दूंगा, आप आराम से नोट करिएगा, मैं बस एक थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ऐसे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 12 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है। अगर मुझे वी एवरेज निकालना है, ठीक है, अब इसमें मोस्ट प्रोबेबल का सेंस नहीं बनता है बच्चों, क्योंकि सारी पार्टिकल्स की एक मतलब हर एक पार्टिकल की स्पीड अलग है, तो मोस्ट प्रोबेबल का सेंस नहीं बनता है, वो नहीं निकालेंगे। वी एवरेज की बच्चों अगर मैं बात करूं तो देखिए, वी एवरेज मतलब सबकी वेलोसिटीज या स्पीड का सम कर दीजिए, 2 4 10, 2 4 10 12 1, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके वो वी एवरेज हो जाएगी। जब आपको वी आरएमएस निकालना है तो वी आरएमएस में सर ने बताया कि भाई जो आरएमएस है उसका उल्टा कर दीजिए, यानी पहले स्क्वायर करिए हर स्पीड का, फिर मीन ले लीजिए और फिर रूट ले लीजिए। तो सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, तो जो स्पीड है उन सबका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा देखिए 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा देखिए 16, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो पहले सबका स्क्वायर कर दीजिए, फिर मीन ले लीजिए, मीन का मतलब स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे उसे डिवाइड करना है। तो सबको ऐड कर दिया, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहले स्क्वायर कर दिया, फिर जो स्क्वायर करके नंबर आया उनका मीन ले लिया, फिर उसके बाद रूट लेना है। तो अब ये जो पूरा बना, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एवरेज इस तरह से निकाला जाएगा और आरएमएस इस तरह से कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाता हूं, पहले वो लिख लीजिए आप डेटा अगर नहीं लिख पाए, और फिर एक सवाल कर लीजिएगा, फिर इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लिख लीजिएगा तो बताइएगा बच्चों फिर। हेलो हेलो। हेलो सर। बोलिए बोलिए। वो कल से माइक नहीं चला रहा था, वो चेक कर रहे थे।
डन सर। हो गया। चलिए बच्चों, तो अब ये सर 1 सेकंड रुक जाइए। डन सर। ठीक, बस एक सिंपल सा ये नोट कर लीजिए आप कि वी एक कंटेनर है और ऐसे स्पीड्स दे दीजिए, वी एवरेज और वी आरएमएस की वैल्यूज एक बार निकाल लीजिए। डन सर। चलिए, एक इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों, ये नोट कर लीजिए आप। किसी भी टेम्परेचर पे ये हमेशा होल्ड करेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, आप गैस मत चेंज करिए, जैसे ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हीलियम, कोई भी एक गैस फिक्स कर देते हैं तो उनकी आरएमएस सबसे ज्यादा होगी हमेशा, ठीक है, क्योंकि आरएमएस का वैल्यू होता है √3 RT अपॉन एम नॉट। तो √3 RT मतलब एक्सक्यूज मी सर। 1.732 √RT अपॉन एम नॉट, तो ये सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद एवरेज, तो एवरेज होती है √8/5, तो 1.596 √RT अपॉन एम नॉट। और सबसे लास्ट में आएगी मोस्ट प्रोबेबल 1.414 √RT अपॉन एम नॉट। और इन सब से भी कम होगी स्पीड ऑफ साउंड। हालांकि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट बच्चों अगर किसी को याद है क्या स्पीड ऑफ साउंड? 3 × 10⁸ हाँ नहीं हाँ, ये तो अपने रूम टेम्परेचर पे सर अगर एयर में बात 348 मीटर/सेकंड होती है शायद। ठीक ठीक, ये तो रूम टेम्परेचर पे अगर गैसियस मतलब एयर का एटमॉस्फेयर है नॉर्मल, तो वो होगी। मैं फॉर्मूला जानना चाह रहा था, अगर किसी को याद हो टेम्परेचर और एम नॉट के टर्म्स में, वेलोसिटी ऑफ साउंड। सर अंडर रूट टेंशन अपॉन न्यू न्यू आता है सर। हाँ हाँ, वो वेव ऑन स्ट्रिंग, खैर गामा आरटी अपॉन एम नॉट, ठीक है, जहां पे गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट आरटी अपॉन एम नॉट, तो गामा हो गया एडियाबेटिक इंडेक्स, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो खैर बाकी आरटी एम नॉट इसमें भी होता है, तो ये रूट गामा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि रूट गामा की वैल्यू सबसे कम होगी, तो ये हमेशा ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आरएमएस सबसे ज्यादा, उससे कम मीन, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल, और सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड। सर 1 सेकंड से लाइट बैक कर दो। हाँ हाँ, ये लिख लीजिए, फिर मैं कर देता हूँ। डन सर। ठीक, चेंज कर रहा हूँ बच्चों स्लाइड में। ये वीआर में सबसे नो ज्यादा, फिर सर, वी मीन, नो सर, अभी नहीं हो। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, वी मीन, फिर लास्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड। चलिए, लिख लीजिए भाई जिनका रह गया था।
हेलो हाँ बोलिए। हो गया सर। सर, आपने जो साउंड की जो अभी वेलोसिटी लिखवाई थी सर, गामा इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गामा एडियाबेटिक इंडेक्स है। अभी आपने पढ़ा है क्या, ये केमिस्ट्री में आप लोग बता रहे थे थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, जानते हैं क्या आप ऐसा कुछ? यस सर। बच्चों तुम लोग बिल्कुल आवाज नहीं निकाल यस रहे हो, ये सर, तुम लोग यस पढ़े सर। बड़े हो ये कुछ, ये सब थर्मोडायनेमिक्स ये यस तो सर हुआ पढ़े सर, होगा यस सर, हाँ 100%। पढ़ा है। यस सर पढ़े सर। केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स बच्चों वैसे फिजिक्स से थोड़ा सा नहीं काफी मुश्किल है। फिजिक्स में तो अभी हम लोग मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है। केमिस्ट्री में तो काफी आप गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी सब पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो केवल फर्स्ट लॉ उसी पे बेस सवाल होते हैं ज्यादातर। सर हाँ सर, सिलेबस में क्या है? मतलब पार्ट में आएगा या फिर पहले वाले AITS का भी सिलेबस आएगा? आप पहले वाले मतलब देखिए, अभी मेरे पास वैसे मैंने पूछा था, उन्होंने कोई अपडेट दिया नहीं है मुझे, शायद ऑफिस में है नहीं वो। लेकिन आप क्या करिए कि जो अभी आपका है उस पे पहले उसकी तैयारी करिए। मान लीजिए अगर पिछला ऐड होता है तो फिर वो कर लीजिएगा। अब मेरे हिसाब से ATS है तो AITS है तो पूरा आना चाहिए। लेकिन आप जो मेन है, क्योंकि पहले की तैयारी आपकी है ही, जो इस बार जो ऐड हुआ है नया उसकी आप तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी होना तो चाहिए पूरा आप लोग की तैयारी बच्चों, क्योंकि वही है मेन। हाँ चलिए मैं कुछ सवाल कराता हूँ आपको। अभी कुछ आया नहीं बच्चों, अभी मैं फिर से उनको मैसेज करता हूँ, जैसे ही अपडेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। एक सवाल देखिए, बच्चों आंसर आए क्या? फर्स्ट क्वेश्चन लग रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, इसमें √3 RT/m0 आएगा ना? अच्छा, मैंने √2 लगा दिया क्या? सॉरी √3, बिल्कुल बिल्कुल √3 RT/m0 आएगा, बिल्कुल √3 RT/m0। ठीक है। अब अच्छा बच्चों इसमें आपको एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है ना, 4.6 × 10⁻26। पर हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो एक मोल का लिखना है, ठीक है। अगर आप एक पार्टिकल का लिखना चाहते हैं तो वो भी डेटा यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि आप इधर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरे एक मोल का मास है, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्टिकल का बन जाएगा। और फिर इसको भी आप Na से डिवाइड कर दीजिए, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाएगा।
ठीक है। तो जो VRMS का फॉर्मूला है, या तो आप डायरेक्ट √3RT/m0 यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि बिना NA से डिवाइड किए। अगर आप बिना NA से डिवाइड किए यूज करते हैं डायरेक्ट √3RT/m0, मैं NA का यूज करके, मतलब ये जो वैल्यू थी हाँ बोलिए बोलिए। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आपने क्या बताया, प्लीज रिपीट कर दो। कुछ नहीं, बस मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा था। आप ये सवाल के टाइम पे थे? ये सवाल, बस ये नो सर, सवाल कर नहीं रहे हैं हम लोग। थी। तो 3RT टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 300 केल्विन रख दीजिए। √3RT/m0, m0 हो गया मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 28 × 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर आपको सीधा सीधा R और T के टर्म्स में पता है। अब जैसे इन्होंने डेटा दे रखा है कि सर ये तो डेटा दे रखा है, फिर इसको कैसे यूज करेंगे। अगर आप इसको यूज करके करना चाहते हैं तो आप VRMS, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप ये डेटा यूज करना चाहते हैं तो एक काम करिए, NA से डिवाइड कर दीजिए ऊपर और NA से नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और आप थोड़ा सा मतलब समझिएगा, R/NA होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो मैंने आपको कल बताया था। तो ये आप रख दीजिए 3 × 1.4 × 10⁻⁻23, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/NA, और टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो ये एक पार्टिकल का मास बन जाएगा, क्योंकि एक मोल का मास 28 ग्राम है, तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक पार्टिकल का मास दिया हुआ है 4.6 × 10⁻26, ठीक है। तो आप चाहे तो इससे निकाल लीजिए आंसर, चाहे तो इससे निकाल लीजिए, बहुत बहुत कम डिफरेंस आएगा और आपका आराम से कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, चाहे आप दोनों वैल्यू में से जो भी सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन आ रहा था। एक, मतलब इसको मैं अप्रॉक्स 3 मान लेता हूं, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर ये पहुंच जाएगा तो 10⁻+3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा √300 × 10⁻+3। तो बच्चों 10⁻+3 और एक ये बाहर निकाल लेते हैं तो 10⁻+2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और √30, तो 5 × 5 = 25, ठीक है। तो √30 5 के स्क्वायर से ऊपर 6 के स्क्वायर से कम है, तो 5 का स्क्वायर मान लेते हैं, तो 5, तो 500 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो 500 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू यही है, ठीक है, बाकी ये नहीं है, तो आप यही ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। ऊपर वाले से भी सॉल्व करेंगे तभी बच्चों आंसर मैच कर जाएगा, और ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ही मैच कर जाएगा। तो VRMS का अगर आप एवोगैड्रो नंबर, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में VRMS लिखना चाहते हैं बच्चों, तो ये आएगा √3 kT अपॉन मास ऑफ ईच पार्टिकल। फिर वहां पे मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, फिर एक पार्टिकल का मास, नाइट्रोजन के एक पार्टिकल का मास, ऑक्सीजन के वैसे ही एक पार्टिकल का मास, और सब कुछ केजी में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में सारी वैल्यूज लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। मैं जहां पे सारी वैल्यूज लिखा था, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 1.414 तो रहेगा ही, ठीक है। उसमें कोई कांस्टेंट्स में कोई अंतर नहीं आएगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। R की जगह लिख दीजिए kT और ये मास ऑफ 1 पार्टिकल, ठीक है। इस तरह से इसका भी लिख दीजिएगा √ जो भी ये वैल्यू रहेगी, बस RT/m0 है, यहाँ kT/m हो जाएगा। RT/m0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.732 √ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T डिवाइड बाय मास ऑफ ईच पार्टिकल। लेकिन बस इसमें बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो स्मॉल m है वो मास ऑफ ईच पार्टिकल है, ईच पार्टिकल, और ये भी किलोग्राम में ही जाएगा, ये भी ध्यान रखना, मास ऑफ ईच पार्टिकल, और वो भी किलोग्राम में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना चाहें कि सवाल में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है और एक पार्टिकल का मास दिया हुआ है, तो फिर आप ये यूज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। सर बताइए। सर इसमें जो हम लोगों को मास दे रखा था 4.6 × 10⁻⁻26, इसका यूज क्यों नहीं किया था? किया तो था, दूसरा वाला सॉल्यूशन देखो, उसमें मैंने वही रखा है 4.6 × 10⁻26। जब सर फर्स्ट वाले में क्यों? फर्स्ट वाले में √RT/m0, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे जब आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रखेंगे तो m0 की वैल्यू आपको मॉलिक्यूलर मास रखना पड़ेगा, मतलब 1 मोल का मास रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास 28 ग्राम, तो 28 रखेंगे यहाँ पे, 28 इंटू 10⁻³ जब ये वाला kT/m जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में यूज करेंगे तो फिर एक पार्टिकल का मास रखेंगे, ठीक है। ओके सर। तो दोनों में डिफरेंस है, जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एक पार्टिकल का मास, और जब गैस कांस्टेंट तो फिर 1 मोल का मास। और अगर आपने बच्चों इसको उल्टा कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, मतलब आंसर गलत आ जाएगा। और सर हमें कैसे पता चलेगा कब पार्टिकल का मास रखना है, कब पूरा मास रखना है, कैसे जानकारी होगी? तो बच्चों इसमें देखिए जो केबी है, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, इसमें आपको पर मोल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि जब आर की वैल्यू आप देखेंगे तो उसमें पर मोल रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आप आर की वैल्यू देखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो जूल पर मोल पर केल्विन रहता है, तो उसमें मतलब कि मोल की बात हो रही है, तो आपको 1 मोल का मास रखना है। यहां पे आपको मोल लिखा हुआ नहीं मिलेगा केबी की यूनिट में, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा आप रख सकते हैं ध्यान, बाकी आपको बता दिया मैंने। तो जब ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो देखिए 28 ग्राम लिखा है, और जब ये वाला फॉर्मूला यूज करा है तो देखिए एक पार्टिकल का मास लिखा है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज किया है। एक और सवाल करते हैं बच्चों इसी पे, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रुक जाइए, ये मत करिए, ये काइनेटिक एनर्जी हालांकि कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्पीड वाले कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर करेंगे आगे। हाँ, ये करिए। सर सर क्वेश्चन नोट नहीं करा वाला, सॉल्यूशन नोट नहीं करा सर, मैं लास्ट वाला। लिख देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन। ओके, सर फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। ये जिनका भाई रह गया था पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऑप्शन 4 हो जाएगा सर, ठीक 2v नोट। ठीक। चलिए बच्चों, इसमें सवाल में बहुत सिंपल है, कहा गया टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 200 to 800 इफ आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एट 200 केल्विन वाज v नॉट, देन आरएमएस एट 800 विल बी हाउ मच। तो बच्चों देखिए, आरएमएस स्पीड हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, एवरेज हो, सब कुछ स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने गैस चेंज नहीं करी है, गैस भी चेंज कर रहे हैं तो फिर अंडर रूट ऑफ T/m0, मॉलिक्यूलर मास का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले स्पीड v नॉट थी जब टेम्परेचर 200 केल्विन था, बाद में स्पीड पूछी गई है कितना हो जाएगा जब टेम्परेचर अंडर रूट 800 केल्विन हो गया है, ठीक है। तो आप रेशियो ले लीजिए, तो v नॉट अपॉन v डैश बराबर आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/8 1/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी 2v नॉट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। स्पीड टेम्परेचर अगर 4 गुना करेंगे तो स्पीड 2 गुना बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट है, 4 गुना तो स्पीड बढ़ेगी 2 गुना। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए बच्चों जिनका नहीं हुआ था, फिर अगला सवाल करेंगे इसी पे। सर नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं है। आप लोग ये बच्चों ये मत घबरा जाना कि सर ये जेई का सवाल है, तो देख रहे हो कुछ भी नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल नीट के लेवल का सवाल है, कुछ भी अलग सा नहीं है। सिंपल आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और आंसर निकालना है। जो नीट के लेवल से प्लस है वो भी मैं अभी आपको एक कराऊंगा और मैं बता दूंगा कि वो नीट, लेकिन ये बिल्कुल नीट के लेवल का है। ये बिल्कुल टैगिंग से मत परेशान हुई, जेई का लेवल, मेंस का लेवल स्पेशली फिजिक्स का काफी आ गया है नीट के लेवल का। कुछ नहीं है इसमें, सीधे फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है। ओके सर। चलिए एक और सवाल करते हैं।
बैक कर देना थोड़ी देर। तुम लोग इतना धीमे कैसे लिखते हो भाई? लिख देते हैं, चलिए। और एकदम बिल्कुल आप लोग बच्चों बिल्कुल एकदम इसी उसमें मत बैठे रहे करिए कि सब लोग आप खुद से दिमाग लगा करिए। ऐसा नहीं कि जो स्लाइड नहीं देख पाए आप, सब कुछ तो कुछ भी तो नहीं आपको अलग से सोचना था। टेम्परेचर दिया है, सब कुछ दिया है बच्चों। इसका आंसर एक्सपेक्टेड है सबसे, और बिल्कुल गलत नहीं करिएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, टेम्परेचर सब कुछ दिया हुआ है, बिना किसी गलती के आंसर बताइएगा, सबका आना चाहिए। सर ए ऑप्शन। ओके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस सर। बी ऑप्शन। ए B ऑप्शन option. या बी, पहला या दूसरा? सर बी 123 डिग्री सेल्सियस। 123 प्लस प्लस 120। प्लस प्लस का। सर प्लस। ओके ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज थोड़ा सोच के बताइएगा, इन्होंने सवाल में कहा है कि रूट मीन स्क्वायर आरएमएस स्पीड को हमको आधा करना है। थोड़ा सोच के बताइएगा, आरएमएस स्पीड को आधा करना है। हमें पता है कि वी आर एम एस, तो टेम्परेचर भी घटेगा सर। बिल्कुल टेम्परेचर भी घटेगा। आरएमएस को अगर आधा करना है, हाफ करना है, तो मुझे बच्चों बता सकते हो क्या कि टेम्परेचर को कितने, टेम्परेचर कम होगा ये बात तो सत्य है, पर कितने गुना कम कर देंगे Yes, sir. टेम्परेचर तब आरएमएस आधा रूट टू होगा? टाइम। रूट टू टाइम। रूट टू Sir, टाइम। 7/4। तो फर्स्ट आएगा। सर 4 टाइम। 4 टाइम्स टेम्परेचर को आप बच्चों कम करेंगे ना, ठीक है, 4 टाइम्स sir. टेम्परेचर को Yes, कम sir. करेंगे तब आरएमएस जाके आधा होगा। ठीक है, जैसे 4 टाइम्स अगर बढ़ाएंगे तब 2 गुना बढ़ेगा, और 4 टाइम्स कम करेंगे तब जाके आधा होगा। फिर भी अगर आपको ऐसे क्लिक नहीं करता है तो आप ऐसे मान लीजिए पहले स्पीड v नॉट था, बाद में v नॉट से घट के आधा घट जाएगा, है ना, v नॉट बाई 2 हो जाएगा। पहले टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस है, तो 327 को बच्चों डायरेक्ट 327 रख देना सही रहेगा क्या? 327 से डायरेक्ट 600 केल्विन। नहीं, 273 600 बच्चों आपको केल्विन। ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 327 में 273 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए? 600 600 600 केल्विन सर। 600। 600। ठीक है, तो यहाँ पे आप 600 केल्विन टेम्परेचर रखिए, डिवाइडेड बाई, पूछा गया कि नया टेम्परेचर कितना होगा, तो हमें नहीं पता, मानते हैं टी होगा। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई, सॉरी, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये 4 बन जाएगा, है ना, ये 2 जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, तो टेम्परेचर हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी 150 केल्विन बच्चों टेम्परेचर आएगा। अगर टेम्परेचर 150 केल्विन है तो इसको घटाना पड़ेगा 273। ठीक है, 150 केल्विन में से 273 आप माइनस करेंगे तो 273 माइनस कर देंगे 123। 150, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, 7 5 2 1, माइनस का 123 डिग्री सेल्सियस यस टेम्परेचर सर। आएगा। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा। देख लीजिए बच्चों, जिनका जो भी गलत था तो क्यों गलत था, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए सवाल, सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, आंसर निकालना था, तो मेरा सही था। गुड। जिनका देखिए 73 में से 150 को माइनस कर दिया था सर, क्या क्या, उल्टा माइनस कर दिया सर, माइनस माइनस उल्टा कर दिया था अच्छा सर। अच्छा ओके ओके, 273 में से 150 को माइनस कर दिया था, लेकिन ये होगा 150 में से 273 माइनस होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। केल्विन में जब आपको, जैसे ये तो केल्विन में आ गया, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, तो केल्विन में जो वैल्यू आई है उसमें से 273 को माइनस करना होगा, तो माइनस 123 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया। चलिए बदल दूं बच्चों, स्लाइड बदल दूं, जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए जल्दी से, फिर बदलता हूं। यस सर, हो गया। ओके, सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अगर आप स्पीड को हाफ करेंगे तो 4 गुना घटना पड़ेगा टेम्परेचर, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, इसको डबल करेंगे तो 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, 1/3 हो जाएगा तो ये टेम्परेचर 1/9 हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। अगला सवाल देखिए, फिर से सेम कॉन्सेप्ट पे, इस बार गड़बड़ नहीं करिएगा।
सर सी ऑप्शन आएगा। ओके, बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। बच्चों फिर से एक बार सवाल में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो परेशान कर सकती है आपको। सी क्लियर ऑप्शन सवाल है? सी कौन सा ऑप्शन है? सर, सेकंड, सी थर्ड। थर्ड वन, ठीक। सर सी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। 1127। चलिए बच्चों मैं सॉल्व करता हूं। देखिए बोला गया है टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन molecules will be same as that of hydrogen molecules at minus 173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी माइनस 173 डिग्री सेल्सियस पे हमें सोचना पड़ेगा। तो अंडर रूट 3 RT, अच्छा टी कितना रखेंगे बच्चों? जैसे माइनस 173 डिग्री सेल्सियस है, सर 100 आ जाएगा, केल्विन, 100 Kelvin। केल्विन आएगा। तो कैसे निकालेंगे आप? इसमें 273 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक तरह से 273 में से 173 घट जाएगा, तो 100 केल्विन बच जाएगा। तो अंडर रूट RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रखेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास 2 ऑफ into 10 power minus 3, 2 into 10 power minus 3। 2 into 10 के पावर -3। अब बच्चों देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हाइड्रोजन H2, ठीक है, यस सर। बराबर, अच्छा ये पूरा अंडर रूट में, और ये बराबर होगा अंडर रूट 3R। टेम्परेचर हमसे पूछा गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड कितनी, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो माइनस 173 डिग्री सेल्सियस पे आरएमएस है, वो किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के आरएमएस के बराबर होगी। तो ये टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, और ऑक्सीजन के लिए लिख देंगे 32 -3। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, और ये जो कॉमन टर्म्स है आप उनको कैंसिल कर दीजिए। 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, तो ये बच जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बच जाएगा 50, और यहां से बच जाएगा t डिवाइडेड बाई 32, तो 32 इंटू 50, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1600 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो 1600 में से 273 को माइनस करना पड़ेगा, तो 1327 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। किसी कुछ भी कंफ्यूजन हो बच्चों तो पूछ लीजिए, ठीक है। इससे बिल्कुल भी आपके ऊपर के लेवल के सवाल नहीं आएंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। बेसिक चीजों का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर केल्विन में जाएगा, और जो मासेस लिखे जाएंगे वो किलोग्राम में लिखे जाएंगे, ठीक है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आप सवाल कर लेंगे, नोट कर लीजिए जिसका नहीं हो पाया था। डन सर। ठीक, बच्चों मैं आपको इस सवाल के बाद एक ग्राफ दिखाऊंगा, आपको उस ग्राफ में देखना है और मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करके बताना है कि क्या क्या इस ग्राफ को देख के आपको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। फिर वापस से हम लोग जाएंगे, सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। आप बस एक ग्राफ देखिए और मुझे बताइए, कोई भी आपके दिमाग में जो भी कंक्लूजन आ रहा हो, एक पॉइंट आ रहा है दिमाग में, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप बता दीजिए। देख लीजिए ग्राफ, आराम से देखिए। वैसे बच्चों ये ग्राफ बता क्या रहा है, मतलब इस ग्राफ, सर इसमें ये बता रहा है कि कौन से कितने पार्टिकल कितने पार्टिकल या अमाउंट ऑफ पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी रखता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कितने पार्टिकल्स की है और रूट मीन वेलोसिटी कितने पार्टिकल्स की है, राइट। इसे बता दें। जैसे बच्चों आप ये ग्राफ, जैसे हम लोगों ने 3 टेम्परेचर पे खींचा है, एक तो 500 केल्विन पे खींचा है, 1000 केल्विन पे खींचा है, 2000 केल्विन पे खींचा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये किसके इसके बीच है? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, 50 मीटर पर सेकंड वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 मीटर पर सेकंड वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, ये आपको ग्राफ में बताया गया है, ठीक है। तो
कितनी स्पीड के कितने मॉलिक्यूल हैं ये ग्राफ में प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ग्राफ किसके और तो सर इस पार्टिकल से क्या क्या इस ग्राफ से ये पता चला सर, इस ग्राफ में जो है जो एरिया है हाँ वो भी कांस्टेंट है सर, एरिया कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो वो एरिया जो है वो मतलब ब्रोडन हो रही है, ब्रोड हो रहा है एरिया। ओके। सर इसमें ये बता रहे हैं कि जब हम्म। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल पजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो कम होता जा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे 500 केल्विन है, 1000 केल्विन है, 2000 केल्विन है, तो एन मैक्स मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर घटते जा रहे हैं। यानी कि मान लीजिए 500 केल्विन पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कुछ रही होगी, ठीक है, 500 केल्विन पे कुछ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रही होगी, उसके मान लीजिए कुछ 100 पार्टिकल थे, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1000 केल्विन, डबल कर दिया टेम्परेचर, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले जो पार्टिकल्स के नंबर थे अब वो कुछ घट गए होंगे, घट के एग्जैक्टली आधे हुए होंगे, इतना तो ये तो नहीं कह सकते, पर घट गए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ 100 से घट के 600 हो गया। फिर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले जो पार्टिकल होंगे उनके नंबर और घट जाएंगे, 400 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखने वाले पार्टिकल्स की नंबर्स घटते जा रहे हैं। और बच्चों एक और कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा हो, ये बढ़िया, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वेशन दिख रहा हो आपको अगर? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले पार्टिकल हैं उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है सबसे ज्यादा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बच्चों चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना अंडर रूट टेम्परेचर के, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ के कुछ √2 टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रखने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छा ये बच्चों इसी से मिलता जुलता एक ग्राफ मैंने आपको रेडिएशन में भी पढ़ाया था, वो किसके किसके बीच में ग्राफ था अगर कुछ याद हो, और उस ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर रहे थे? ऐसा ही सेम ऐसे सर लैम्डा एम एंड टेम्परेचर, लैम्डा तो इंटेंसिटी सर, लैम्डा और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पढ़ाया था सर, हाँ, फोटोन के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस फोटोन के मतलब किस वेवलेंथ के कितने फोटोन निकल रहे हैं वो था, और वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, और उसमें मैंने आपको लैम्डा एम बताया था। लैम्डा एम क्या हुआ करता था बच्चों? लैम्डा एम टेम्परेचर बढ़ने में घटता था। हाँ, लैम्डा एम बढ़ाने पे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है सर सर। लैम्डा उन फोटोन की वो थी, लैम्डा थी जो सबसे ज्यादा निकल रहा है बिल्कुल एक गिवन टेम्परेचर में। हाँ, एट अ गिवन टेम्परेचर लैम्डा एम उन फोटॉन्स की वेवलेंथ थी जो सबसे ज्यादा नंबर में निकल रहे थे। तो लैम्डा एम को जैसे आप देखते थे वैसा ही वीएमपी को देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। जैसे हाँ, इसमें ये था कि बस टेम्परेचर बढ़ाने पे लैम्डा एम घट रहा था, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट वैसा ही है कि वीएमपी वो स्पीड है जिसको रखने वाले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे लैम्डा एम लैम्डा मैक्सिमम नहीं था, ये लैम्डा एम इस वेवलेंथ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा थे, इस वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रहे थे, वो लैम्डा एम। खैर बच्चों आप ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, मैं आपको एक दो पॉइंट्स कंक्लूड करके जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया वो लिखवा दूंगा एज इट इज। अब बस ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, बाकी आपको ये सब डेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हो कि वीएमपी क्या है, एन मैक्स क्या है, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं। बस 3 ग्राफ ऐसे रफली प्लॉट कर लीजिए, टेम्परेचर लिख लीजिए, और मैं आपको एक दो कंक्लूजन लिखवा देता हूं। लिखिए बच्चों, पहला कंक्लूजन लिख लीजिए। लिखिए पहला कंक्लूजन, एज
as VMP directly proportional to root T, as VMP directly proportional to root T, as VMP directly proportional to root T, on increasing temperature, कॉमा करके लिख लीजिएगा, on increasing temperature, on increasing temperature, on increasing temperature, VMP सर रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिए, as VMP directly proportional to under root T, as VMP directly proportional to under root T, as VMP directly proportional to under root T, on increasing temperature, VMP increases. On increasing temperature, VMP increases. अगला लिख लीजिए, on increasing temperature, on increasing temperature, on increasing temperature, on increasing temperature, number of particles, on increasing temperature, number of particles, on increasing temperature, number of particles moving with, number of particles moving with, number of particles moving with number of particles moving with VMP, number of particles moving with VMP decreases, number of particles moving with VMP decreases, number of particles moving with VMP decreases. और बच्चों देखिए, किसी बच्चे ने भी एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, कर्व फ्लैट होता जा रहा है। बिल्कुल सही है, फ्लैट होता जा रहा है। क्यों फ्लैट होता जा रहा है? एरिया को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए। पहले यहां ज्यादा एरिया था, मतलब पहले एरिया इतना था जब ये ऐसा था, फिर थोड़ा सा फ्लैट हो गया तो ऐसे एरिया बढ़ गया, थोड़ा सा और फ्लैट हो गया तो ऐसे, तो इधर विड्थ बढ़ती जा रही है जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हाइट घटती जा रही है। ठीक है, उसका लॉजिक या कारण ये है कि एरिया अंडर द कर्व को कांस्टेंट मेंटेन करना है। सर वैसे इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। ठीक है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल की डेंसिटी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ये स्पीड रखते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब कंटेनर में आपने मॉलिक्यूल फिक्स कर दिए, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं होंगे ना, तो इसीलिए एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है। तो एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चूंकि चेंज नहीं होंगे तो एरिया कांस्टेंट रखेगा। तो एरिया को कांस्टेंट रहने के लिए जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये कर्व थोड़ा सा विड्थ बढ़ती जा रही है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और विड्थ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वीएमपी बढ़ रहा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वीएमपी से मूव कर रहे हैं उनके नंबर घटते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ थे जो वीएमपी से मूव कर रहे थे, बाद में कम हो गए और फिर बाद में और कम हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले पार्टिकल्स की नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। चलिए कुछ और सवाल आपको कराता हूं मैं इसी पे बेस्ड। एक और सवाल देखिए, मुश्किल नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है। जो आपने पढ़ा है फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। आपको डराने की कोशिश की गई है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन देके, बस फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा और सॉल्व कर लीजिए।
बैक स्लाइड कर दें सर। रुक जाइए, सवाल कर लीजिए फिर करता हूँ। बी ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन सर। यस सर। ओके। बच्चों और लोग यस भी सर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। बच्चों अच्छा एक चीज बस बताइए कि इस चीज से कोई फर्क पड़ता है क्या कि कोई गैस सर- मोनोएटॉमिक है, कोई डायएटॉमिक है या कोई पॉलीएटॉमिक है वीआरएमएस पे? नहीं क्या? सर, नहीं सर। सर Atomic- मॉलिक्यूलर मास। हाँ, एटॉमिसिटी से मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इसका वीआरएमएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर Mass कैसे से नहीं फर्क फर्क पड़ता? क्योंकि फॉर्मूला वीआरएमएस बराबर अभी हम लोगों ने देखा है √3RT अपॉन m0, तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। यहाँ पे कोई गामा का टर्म नहीं है। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग होगी, पर यहाँ पे कुछ ऐसा गामा का टर्म नहीं है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीआरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T अपॉन m0। तो चूंकि यहाँ पे सेम टेम्परेचर रखा हुआ है, तो वीआरएमएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो जिसका मास ज्यादा उसकी वीआरएमएस की वैल्यू कम होगी। अब कम जैसे होगी। पहला नियॉन है, ठीक है, दूसरा क्लोरीन है, तो Cl2 क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होता है? 71 हो जाएगा ना, 35.5। यस सर। 71 71 से। और अपना नियॉन का कितना हो जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर मास? 20, ठीक है। और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ये काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन दोनों के कंपैरेटिवली तो ज्यादा होगा। तो जिसका मास सबसे ज्यादा है उसकी आरएमएस सबसे कम होगी। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी पॉलीएटॉमिक गैस, इसका सबसे कम वीआरएमएस होगा। तो सबसे कम वीआरएमएस इसका है, उससे ज्यादा डायटॉमिक यानी क्लोरीन का, और सबसे ज्यादा होगा नियॉन का, क्योंकि नियॉन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो ऑप्शन बी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है, और किसी को कुछ डाउट है, डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो टेम्परेचर सेम रखेंगे तो मॉलिक्यूलर नोट करना सर ये? क्या क्या? नोट करना सर ये? नहीं, बस इतना लिख लीजिए कि 3 गैस हैं अगर, कि तो एटॉमिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, बस इतना लिख लीजिए अगर आपको नोट करना है कि अगर सेम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ नियॉन ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन से, वीआरएमएस ऑफ क्लोरीन से, और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, वो सबसे लास्ट में आएगा। और उसका कारण लिख दीजिए कि वीआरएमएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m0 है। पूरा सवाल मत नोट करिए, बहुत समय लग जाएगा आपको। सर बताइए कल चिल्ड्रंस डे है, पार्टी नहीं दे रहे? कल क्या है? बताइए फिर से सर? बताइए। हाँ हाँ सर ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए सर- वैलिड है? हाँ, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखेंगे तभी होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर आप ऐसे लिखेंगे वीआरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन √m0, √T अपॉन m0 अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो। सर कल चिल्ड्रंस डे है। कल चिल्ड्रंस डे है? हाँ सर। अच्छा कल, अच्छा पार्टी तो नहीं दे बताइए रहे? फिर क्या गिफ्ट दे रहे हैं आप लोग, फिर बताइए। आप दोगे सर हमें? कल कहाँ चिल्ड्रंस डे है यार, वही मैं सोच, कल है क्या चिल्ड्रंस डे? 14 है सर, कल 14। हाँ हाँ हाँ, Yes. कल 14 यस सर, नंबर कल ही है। कल ही तो चलिए, सर ठीक। 40 आप क्या गिफ्ट मैं देंगे हमें? क्या आज दे रहे हो नोट्स सर? के पार्टी लास्ट गाड़ी दे दो। में आपको, सर आप भूल गए? नहीं नोट्स के लास्ट में आपको एड्रेस मैं लिख दूंगा, ठीक है, और गूगल पे का अपने आईडी भी लिख दूंगा, तो जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं आप सभी मोस्ट वेलकम। सर बाल दे बस है। आप दोगे ना हमें? बाल, ठीक। बच्चों एक सवाल देखिए, 2-3 सवाल हैं और प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ देंगे सर। गैस filled in container would lead to, गड़बड़ नहीं कर देना बच्चों इसको। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस filled in a container would lead to, बी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बच्चों, है ना? बी ऑप्शन सर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, अभी हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे एक बार। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, और वीआरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा।
एक और सवाल है। डी ऑप्शन आएगा सर। ओके, और लोग बताइए बच्चों। कल की क्लास में पढ़ाया है मैंने, ये जब आपको दूसरे फॉर्म्स पढ़ा रहा था, आइडियल गैस इक्वेशन। सर डी। हाँ, अलीगढ़ पाठशाला माइक बंद कर लीजिए। बताइए बच्चों इसका आंसर। बहुत कम आंसर्स आए भाई अभी तक। फोर्थ। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन। इसमें देखिए एक तो फोर्थ ऑप्शन। ये है बच्चों कि मैंने आपको कल बताया था फॉर्मूला, तो अगर डायरेक्ट दिमाग में रह जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी आप प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन P बराबर रो आर टी अपॉन एम नॉट, इसको तो बिल्कुल भूलिए मत। ठीक है, डेंसिटी पूछा गया तो डेंसिटी बराबर लिख देंगे P एम नॉट अपॉन आर टी, ऊपर नीचे Na से डिवाइड कर देंगे। सर क्यों Na से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिख रहा है हर ऑप्शन में। ठीक है, तो R अपॉन Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो ऊपर नीचे Na से डिवाइड कर देंगे तो देखिए P एम नॉट अपॉन Na, और R अपॉन Na होता है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। तो मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा Pm डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर T। तो डेंसिटी बराबर आ जाएगा Pm अपॉन Kt। याद रखिएगा, तो जो तीन फॉर्म है आपके पास आइडियल गैस, एक तो PV बराबर nRT और प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन, और फिर मैंने एक प्रेशर मतलब PV बराबर nRT का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी बताया है, तो वो रिलेशन थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं कुछ है क्या। एक और सवाल करिए। RMS वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी का रेशियो बताना है। ऑप्शन बी आ जाएगा। सर ऑप्शन बी आ जाएगा। सर ऑप्शन बी आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन। सर RMS तो रूट 11 आ रहा है और एवरेज 3 आ रही है। ओके, वैसे ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए क्योंकि अंडर रूट 3 नहीं आना चाहिए। 3 होना यस चाहिए। सर, रूट 3 आना चाहिए खाली। रूट First 11:3 आना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सही नहीं है। अंडर रूट 11:3 आ रहा है सबका। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक ठीक है बच्चों, इसमें पूछा गया पहले आरएमएस निकालना है, तो VRMS जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। फिर करना है मीन, तो आप जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये मीन आ गया, और फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी किसकी, VRMS की। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे VRMS का वैल्यू ऊपर? 11। हाँ, अंडर रूट 11 सर। 55 आ रहा है सर। 55 आ रहा है। 55/5 तो बन जाएगा अंडर रूट 11। ठीक है, और V एवरेज निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 3, 6, 10, 15, 15 आ रहा है। 3। ठीक है, तो एवरेज ले लेंगे बच्चों, तो स्क्वायर रूट 11:3 ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, प्रेशर इनसाइड कंटेनर। अगली हेडिंग डालिए, प्रेशर इनसाइड कंटेनर। प्रेशर इनसाइड कंटेनर।
प्रेशर इनसाइड कंटेनर। चलिए अब बच्चों ये डेरिवेशन है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, आपको ध्यान से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करेंगे और इसी में आपको आंसर मिलेगा कि VRMS क्यों पढ़ रहे हैं, उससे क्या अंदाजा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर ले रहे हैं, मतलब सारी साइड लेंथ बराबर है, साइड लेंथ की वैल्यू हम लोग लेते हैं L, और बहुत सारे पार्टिकल्स इस कंटेनर में, गैस पार्टिकल्स बंद है। हम एक गैस पार्टिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये वाला एक गैस पार्टिकल है, और हम ये मानते हैं कि ये गैस पार्टिकल जाके टकराएगा कंटेनर के वॉल्स से, ठीक है, ये गैस पार्टिकल जाके टकराएगा कंटेनर की वॉल से और टकरा के वापस जाएगा, फिर इससे टकराएगा और फिर, तो ये हम मानेंगे कि ये जो पार्टिकल है केवल इन दोनों वॉल्स के बीच में टकरा रहा है ऐसे लगातार, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, और इस पार्टिकल का कंटेनर के वॉल्स के अलावा और किसी पार्टिकल के साथ कोई टक्कर नहीं हो रही है, ठीक है, ये मान के चलेंगे हम लोग डेरिवेशन के लिए। तो ये मानेंगे कि ये पार्टिकल जाके टकरा रहा है लगातार इन दो वॉल्स के बीच में और किसी पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है Vx, है ना, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी Vx है, और इस एक पार्टिकल का मास m है, ठीक है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना है, mvx, जाके टकराएगा कंटेनर की वॉल से, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, टकराने के बाद वापस आएगा सेम स्पीड से, है ना, क्योंकि कंटेनर की वॉल का मास एज कंपेयर टू दिस पार्टिकल इज इनफाइनाइट, तो कंटेनर की वॉल तो नहीं मूव करेगी, तो ये जाके टकराएगा और उसी स्पीड से बाहर आ जाएगा, तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा -mvx, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा -2mvx, ठीक है। अब चूंकि फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो चेंज इन मोमेंटम तो हमारे पास आ गया -2mvx, ये पार्टिकल की मोमेंटम में चेंज है, और टाइम निकालना है कि ये मोमेंटम में चेंज कितने टाइम के बाद होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, ये जो पार्टिकल जब ये जस्ट टकराने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जस्ट जब टकराने वाला है, मैं इस मोमेंट को बोल देता हूं t बराबर 0, ये जब जस्ट जाके टकराने वाला है, ठीक है, तो जाके टकराएगा और टकराने के बाद वापस होगा। अब बच्चों मैंने आपको कल ही बताया था पोस्टुलेट में कि ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन नेग्लिजिबल है ना, बहुत कम टाइम के लिए कोलिजन ये कांटेक्ट में आएगा, तो ये मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे टकराया और उसी मोमेंट पे बाहर वापस हो गया, ठीक है। अब ये जाएगा, पार्टिकल पूरा ट्रेवल करेगा L डिस्टेंस, ऐसा इधर टक्कर मारेगा और फिर L डिस्टेंस ट्रेवल करके इधर आएगा, ठीक है। तो एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर होने में जो समय लगेगा, ड्यूरेशन, दो टक्कर के बीच का जो ड्यूरेशन होगा वो समय होगा, देखिएगा जरा ध्यान से, L बाई वी इधर जाएगा, L बाई वी एक्स इधर जाएगा L बाई वी एक्स से, और फिर L बाई वी एक्स इतना ट्रेवल करेगा, तो L बाई वी एक्स जाने का और L बाई वी एक्स वापस आने का, इतना समय इधर से यहां तक जाने का लगा और उतना ही समय यहां से यहां तक आने का लगा। तो दो सक्सेसिव टक्कर के बीच में जो समय है वो 2L बाई वी एक्स है, ठीक है। इतने समय के बाद, इतने ड्यूरेशन के बाद फिर क्या होगा, फिर जाके टकराएगा MVX से और फिर MVX से बाहर आएगा, फिर से दीवार को इतना मोमेंटम मिल जाएगा। तो हर बार ये टक्कर मारता है पार्टिकल और हर बार दीवार को 2mvx के बराबर मोमेंटम मिल जाता है, क्योंकि जितना पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही दीवार को मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो एक टक्कर के बाद फिर दूसरा टक्कर, फिर तीसरा टक्कर, फिर चौथा टक्कर, ऐसे बार बार टक्कर मारेगा ये दीवार को, और हर टक्कर के बीच का समय इतना ये होगा 2L/Vx। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो कितना मोमेंटम में चेंज हुआ इतना, और कितने ड्यूरेशन में चेंज हुआ ये मोमेंटम, 2L/Vx। इतने ड्यूरेशन में इतना मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। तो हर बार इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, कितने समय में चेंज हो रहा है, 2L/Vx। तो फोर्स निकालना है कि इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये Vx ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा -mvx² डिवाइडेड बाय L, ठीक है। इतना फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, ठीक है। तो फोर्स ऑन वॉल
वॉल पे कितना फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, जितना पार्टिकल पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ उतना ही दीवार पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ। तो जो फोर्स ऑन वॉल होगा वो हो जाएगा mvx² डिवाइडेड बाई l, इतना दीवार पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि बताइए इस एक टक्कर की वजह से दीवार पे कितना प्रेशर लगेगा एक टक्कर की वजह से, तो आप बोलेंगे कि सर फोर्स इतना लग रहा है mvx² अपॉन l, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, और उस दीवार का एरिया जिसपे टक्कर हो रहा है वो l² होगा। कैसे? L हाइट है, मतलब L हाइट है और L ही विड्थ है, ये क्यूब है ना, तो L इसकी हाइट है क्योंकि क्यूब है, तो L हाइट है और L ही विड्थ है, तो जो एरिया ऑफ द वॉल होगा, जैसे ये वॉल है तो L इसकी हाइट है और L ही विड्थ है, तो L इंटू L² तो इसका एरिया हो गया L²। तो यहां पे मैं एरिया की जगह रख दिया हूं L², तो ये बन जाएगा mvx² डिवाइडेड बाई L³। ये आ गया बच्चों आपका एक पार्टिकल की वजह से इस दीवार पे इतना प्रेशर लगेगा। अब ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टिकल इस दीवार पे टक्कर मार रहा होगा, जितने पार्टिकल्स हैं सारे रैंडमली मूव कर रहे होंगे, सारे कभी इस दीवार पे टक्कर मारेंगे, कभी इस दीवार पे टक्कर मारेंगे, कभी इस पे, है ना। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है कि इस दीवार पे टोटल प्रेशर कितना है, तो एक पार्टिकल का जितना प्रेशर है इंटू, मतलब जितने सारे पार्टिकल्स जाके टकराएंगे उन सारे पार्टिकल का प्रेशर जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो एक पार्टिकल का प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना है पी नेट, तो आपको ऐड कर देना होगा प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, हर पार्टिकल के प्रेशर को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिए, है ना। तो यहां से m/l³ इंटू vx², ठीक है, ये एक पार्टिकल का है और ऐड करना है तो समेशन लग जाएगा, समेशन ऑफ m/l³ इंटू vx²। जैसे बच्चों इंटीग्रेशन में होता है ना कि इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है जोड़ना और समेशन का भी मतलब होता है जोड़ना, तो जैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाते हैं, उसी तरह से समेशन जब आप करते हैं उसमें भी कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाते हैं। तो एक पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, L³ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कांस्टेंट है, तो m/l³ बाहर आ जाएगा और बच जाएगा अंदर समेशन ऑफ vx², ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है उसके पास x, y और z तीनों डायरेक्शन में स्पीड है, देखिएगा ध्यान से, अगर एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके पास y कंपोनेंट भी है, x कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है, यानी 3D में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा vx² प्लस vy² प्लस vz²। सर ये कैसे आ गया? वेक्टर्स, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर बराबर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, वेक्टर। अब बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि जितना प्रेशर ये वाला दीवार एक्सपीरियंस करेगा, x एक्सिस वाली दीवार जितना प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी, उतनी ही y एक्सिस वाली दीवार प्रेशर करेगी एक्सपीरियंस, उतना ही z, क्योंकि अगर किसी दीवार पे ज्यादा प्रेशर हो गया तो कंटेनर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब इस पे प्रेशर और इस दीवार पे प्रेशर और सामने वाली, मतलब कंटेनर की कोई भी दीवार लीजिए, x एक्सिस की दीवार ले लीजिए, y एक्सिस की दीवार ले लीजिए या z एक्सिस की दीवार ले लीजिए, हर एक पे बराबर प्रेशर है। अगर हर एक पे बराबर प्रेशर है, इसका मतलब हर डायरेक्शन पे पार्टिकल की स्पीड्स बराबर है। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि vx² बराबर vy² बराबर vz², ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर होगा vx² प्लस vy² प्लस vz², ठीक है। ये मान लीजिए पहले पार्टिकल के बारे में लिख रहा हूं, ऐसा है ना। अब ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के बारे में लिखेंगे v2² बराबर vx2² प्लस vy2² प्लस vz2², ये दूसरे पार्टिकल के बारे में। इसी तरीके से तीसरे पार्टिकल का स्क्वायर कर दीजिए vx3² प्लस vy3² प्लस vz3², ठीक है। अब 1 2 3 जितने पार्टिकल्स हैं उन सबको जोड़ रहा हूं बच्चों, है ना। क्यों सर जोड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि यहां पे हमें समेशन ऑफ vx² करना है, तो मैं सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटीज को जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो जब आप जोड़ेंगे इन सब चीजों को, तो देखिए क्या बचेगा जोड़ने के बाद, समेशन ऑफ v², है ना, मतलब v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस v4², तो समेशन ऑफ v², इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ vx² प्लस समेशन ऑफ vy²
प्लस समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर डायरेक्शन में चूंकि प्रेशर बराबर है तो वी एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वी वाई स्क्वायर समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर ये तीनों बराबर होंगे। तो समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ वी वाई स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। कैसे? अगर ये तीनों बराबर है, ठीक है, तो एक वी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा वी एक्स स्क्वायर प्लस तीसरा वी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 3 वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ वी स्क्वायर। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर की जगह मैं रख देता हूं समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा m अपॉन एल क्यूब इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई 3। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा देखिएगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पार्टिकल हैं, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो मैं एक काम करता हूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देता हूं n से और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देता हूं n से। ठीक है, तो ये देखिए बन जाएगा बराबर एक पार्टिकल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल मास और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बन जाएगा m टोटल डिवाइडेड बाई l क्यूब। l क्यूब हो गया इस कंटेनर या इस क्यूब का वॉल्यूम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं m टोटल और यहां पे लिख देता हूं VOL वॉल्यूम, है ना, l क्यूब वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और ये 1/3 3 एज इट इज है, तो मैं इसको 1/3 एज इट इज लिख देता हूं। अब ब्रैकेट में देखिएगा जरा ध्यान से, ये लिखा है समेशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। समेशन ऑफ वी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? समेशन ऑफ वी स्क्वायर का मतलब हो गया, समेशन ऑफ वी स्क्वायर का मतलब हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर का मतलब हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n। ठीक है, समेशन ऑफ v1 स्क्वायर, समेशन ऑफ v स्क्वायर का मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाई n। तो बच्चों एक्चुअल में ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये लिखा हुआ है, ये वाली जो टर्म है ये लिखा हुआ है VRMS का स्क्वायर। सर कैसे ये VRMS का स्क्वायर कैसे? तो जब आप VRMS निकालते हैं तो आप करते क्या है? सबसे पहले आप स्क्वायर करते हैं हर एक स्पीड का। तो यहाँ पे देखिए हर एक की स्पीड का स्क्वायर है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, हर एक की स्पीड का स्क्वायर है। फिर आप लेते हैं मीन, तो आपने मीन ले लिया क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उनसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर आप लेते हैं रूट, तो इसका चूंकि इसमें रूट गायब है, इसका मतलब ये VRMS का स्क्वायर है। तो देखिए जरा प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, ये सब कुछ प्रेशर के लिए कैलकुलेशन हो रहा है ना, तो प्रेशर बन जाएगा P बराबर मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, तो 1/3 को पहले लिख देता हूं मैं, ये वाला 1/3 मास टोटल अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, और ये लिखा है VRMS का स्क्वायर, तो हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। तो प्रेशर का डेंसिटी और VRMS के साथ रिलेशन आता है, प्रेशर बराबर 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर से पूरी चीज रिपीट करता हूं ना, काफी सारा डिस्कशन हो गया, आप लोग थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। ध्यान से देखिए, हमें क्या करना बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक क्यूब है, ठीक है, कंटेनर है क्यूबिकल, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल को केवल कंसीडर कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाएगा वो पहले निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें चाहिए था फोर्स निकालना। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमें एक पार्टिकल के टक्कर में मोमेंटम में कितना चेंज होगा वो निकालना था। तो फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस mvx, जब वो टकरा के आ रहा होगा तो माइनस mvx, जब जा रहा था टकराने तब प्लस mvx, तो फाइनल माइनस mvx, इनिशियल mvx, डिफरेंस लेंगे 2 mvx। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम होगा 2l अपॉन vx, इतना टाइम लगेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी इतनी देर में 2 mvx मोमेंटम ट्रांसफर होगा। एक बार 2 mvx, फिर अगला 2 mvx, फिर अगला 2 mvx, हर बार 2 mvx ट्रांसफर होने के लिए इतना समय लगेगा।
तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो 2LVx यहाँ पे टाइम टेकन लगा दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो Vx ऊपर चला जाएगा, ये mv x स्क्वायर अपॉन L, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, यहां तक फोर्स कंप्लीट हो गया। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स लिखा, ठीक है, इतना, उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये जिस दीवार पे जाके टकरा रहे थे उसका ये वाली साइड L है और ऊपर वाली साइड भी L है, तो इसका एरिया हो गया L स्क्वायर। तो प्रेशर निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया, जब एरिया से डिवाइड किया तो ये बन गया mvx स्क्वायर अपॉन L क्यूब। लेकिन ये तो एक पार्टिकल का प्रेशर है, हमें सारे पार्टिकल का टोटल प्रेशर चाहिए, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए एक पार्टिकल के जितना प्रेशर है उसको सारे पार्टिकल के प्रेशर को जोड़ दीजिए, तो वही समेशन कर दिया है ना, कि एक पार्टिकल का प्रेशर ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके प्रेशर को जोड़ दीजिए, तो समेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इंटीग्रेशन में जैसे बाहर आते हैं वैसे समेशन में भी बाहर आ जाएंगे, m/l क्यूब। आपको केवल करना है समेशन ऑफ vx स्क्वायर, ठीक है, vx स्क्वायर मतलब x कंपोनेंट की स्पीड का स्क्वायर, उसको जोड़ दीजिए। अच्छा, अब vx स्क्वायर ये वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें डिराइव करना है पूरा, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड जिसके पास x, y और z तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट है, v1 स्क्वायर बराबर होगा vx1 स्क्वायर प्लस v1 प्लस vz1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल के लिए लिखेंगे, इसीलिए इसी तरह से तीसरे पार्टिकल के लिए लिखेंगे। अब सम करना है ना, तीनों को जोड़ देंगे। सर सम क्यों करना चाहते हैं, सम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि समेशन ऑफ vx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए सम करना पड़ेगा, तो तीनों को, इनको जोड़ दिया, जब जोड़ा तो ये बन जाएगा सम ऑफ v स्क्वायर, सम ऑफ v स्क्वायर इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ vx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ vy स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ vz स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये तीनों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि इक्वल स्पीड से जाके टकराते हैं ना, हर साइड प्रेशर बराबर है, मतलब vx स्क्वायर बराबर vy स्क्वायर बराबर vz स्क्वायर होगा, तो ये तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो इनको या तो आप ऐसे ऐसे लिखो, बराबर है तो 3 टाइम्स vx स्क्वायर हो जाएगा, तो समेशन ऑफ vx स्क्वायर की वैल्यू होगी समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई 3, तो समेशन ऑफ vx स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई 3, समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई 3। अब नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल से और ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये बन गया टोटल मास, तो ये बच्चों यहाँ पे टोटल मास, L क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये 1/3 एज इट इज, और ये बच गया समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n। समेशन ऑफ v स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, तो ये एक्चुअल में Vrms है। सर कैसे पता चला Vrms है, क्योंकि Vrms निकालते समय सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, फिर मीन लेते हैं तो देखिए मीन ले लिया, और फिर रूट लेते हैं तो रूट नहीं लिया है ना, इसका मतलब Vrms के स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है, Vrms बराबर अंडर रूट ऑफ दिस चीज होता, तो Vrms का स्क्वायर, इसका मतलब ये लिखा हुआ क्योंकि रूट नहीं है, तो नेट प्रेशर जो होगा टोटल मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया 1/3 एज इट इज, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, और ये Vrms का स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिख दिया, तो नेट प्रेशर विद इन कंटेनर इट इज इक्वल टू 1/3 रो Vrms स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों, और कुछ भी आपको लग रहा है कि कैसे क्या है डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी आप नोट कर लीजिए। हाँ सर, यहाँ पे जो माइनस MBX है, ये यहाँ पे जो माइनस है वो डायरेक्शन को शो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन को। हाँ, ये जो फोर्स आपने माइनस mvx स्क्वायर अपॉन L निकाला है, ये पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो उसका रिएक्शन आएगा दीवार पे आगे की तरफ, तो पार्टिकल पे माइनस है, दीवार पे प्लस है। ओके सर। सर बताइए। सर जो आपने पहले स्मॉल m दिया है सर, वो मोलर मास है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक पार्टिकल का मास है, ये जो स्मॉल m मैं बार बार यूज कर रहा हूं, एक पार्टिकल का मास है, एक पार्टिकल का मास है, जो स्मॉल m है वो एक पार्टिकल का मास है। समझ नहीं आ रहा सर, कैसे लिखे सर? अरे रुक, मैं बताता हूँ कैसे लिखना, मैं एरो कर देता हूँ, आप लिखो। ये पहले आप ऐसे आओ सीधा सीधा बिल्कुल यहाँ तक, कुछ यहाँ सोचना नहीं है आपको, उसके बाद आप यहाँ चले जाओ, ठीक है, और ये समेशन ऑफ vx स्क्वायर जब आप समझा रहे हो ना, तो अगर आपके पास बगल में स्पेस है, ठीक है, तो समेशन ऑफ vx स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं उसका डिस्कशन ये है ना, ये पूरा डिस्कशन समेशन ऑफ vx स्क्वायर का है, तो उसके बाद यहाँ, इसके बाद आप ये वाला पार्ट यहाँ से नोट करना, ठीक है, कि समेशन ऑफ vx स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो समेशन ऑफ vx स्क्वायर के लिए ये है फॉर समेशन ऑफ vx स्क्वायर, ठीक है,
समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पहुंचेंगे, इसके बाद अगर आपके नोट्स में इधर साइड में जगह है तो समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ लिखिए और फिर कंटिन्यू कर लीजिए आप ऐसा। सर अच्छा पढ़ाते हो आप। नहीं, अब तुम लोग को समझ में पता नहीं कितना आया है, और बिल्कुल सरकास्टिक वे में नहीं। किसी को कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, बाकी नो सर। सर नहीं, आपने छोड़ूंगा नहीं, मैं explain जल्दी बहुत अच्छा समय करा। पूरा 10:45 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। डन सर। ओके, अब देखिए बच्चों, ये डेरिवेशन मैंने करा दिया आपको, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो आप कहां से क्या कैसे, थोड़ा सा थ्योरी इसकी जानना जरूरी है। बाकी आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट याद रखना है, उसके अलावा सर- आपके लिए ज्यादा कुछ परेशानी। हाँ सर रिजल्ट लिख दें डायरेक्ट क्या? नहीं नहीं, लिख लो, अब लिख तो लो ही, एक बार तो कम से कम लिख ही लो। देखिए, इसके डेरिवेशन से 2-3 चीजें आपको समझ में आती हैं कि आइडियल गैस न्यूटन्स लॉज को ओबे करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कहीं पे भी एनर्जी का लॉस नहीं है, जिस स्पीड से जाके टकरा रहा था उसी स्पीड से वापस आ रहा है, तो एनर्जी का लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन बच्चों इसको लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में। डेरिवेशन बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन एक बार लिख लीजिए, एक ही बार लिख लीजिए, और लास्ट में रिजल्ट याद रखिएगा। सर टीचर्स डे पर आपने सिंगिंग की थी, तो सर कल क्या करने वाले हैं आप? कल आप लोग करेंगे, कल बाल दिवस है भाई, बाल दिवस है। बाल दिवस के दिन बच्चे कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, आप लोग पोयम और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, ठीक है, कुछ आपने पोएम्स लिखी हो या कुछ आप सिंगिंग करना चाहते हो, या कोई कुछ भी आप आर्ट के फॉर्म में कुछ भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल। सर आप डांस करके दिखा दो। मेरा डांस भाई, मैं कभी आज तक जीवन में नहीं किया हूँ डांस। एक बार किया था, क्लास 8 में पार्टिसिपेट किया था, और वो बहुत बेकार था, उसकी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है, तो वो देख के फिर मैंने कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी। सर शायरी सुना देना। ठीक है, कहीं से मैं पढ़ के, बट तुम लोग गाना गा दीजिएगा। नहीं, कल तो तुम लोग का दिन है बच्चों, तुम लोग टीचर्स डे टीचर्स के लिए, चिल्ड्रंस डे चिल्ड्रन के लिए, तो आप लोग कुछ अगर कल आप लोग बच्चों कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके लाइए, सब लोग। सर ना आपका ना हमारा शायरी प्रोग्राम सर हमने सर सुना हमारी है आप गंगा स्नान की चॉकलेट छुट्टी बंटवा हुई रहे क्या? हो। चॉकलेट बंटवाया गया है आपके यहाँ? नहीं सर कुछ भी। कुछ नहीं है। सर ना आपका ना हमारा सर समोसा 5-5 बंटवा वाली बंटवा दो। पास तो लोग पास सर पास होड़ी खाते हो बनवा क्या? लीजिए। ठीक है, तो देखिए, समोसे जो भी है वो तो सेंटर पे मेरी रीच नहीं है, मैं तो पता नहीं वहां पे वो लोग क्या प्रोग्राम करते हैं। आप लोग जरूर कुछ अगर प्रेजेंट करना चाहें तो प्रिपेयर करके आइए, शायरी पोयम जो भी आप लिखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंटेड तो हैं आप लोग, है ना, तो कुछ ना कुछ तो आप करते ही होंगे। दूसरे पढ़ाई तो है ही। हमारे यहाँ सर पार्टी है। पार्टी है आपके यहाँ? बढ़िया यार। यस सर। सर मैं सुनाता हूँ। अभी नहीं, कल सुनाना लकड़ी है। की कांटी, लकड़ी की कांटी, कांटी पे घोड़ा, हम्म, घोड़े की दुम पे तुम्हारा हथौड़ा, हम्म। दौड़ा 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 दौड़ा। बढ़िया है ना सर? हाँ सर हाँ, हमारी एकदम गंगा दिख स्नान नहीं की रहा हूँ छुट्टी भाई, हुई क्या तुम्हें सर? ढूंढ रहा हूँ मैं, कैमरे में दिख नहीं रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे, लेकिन बच्चों ये देखिए, अच्छा हुआ इन्होंने सुना दिया। ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे प्रोग्राम आप ऐसे सुनाएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं अच्छा है। कुछ अच्छा सुनाइएगा। शेर शायरी सुनाएंगे? हाँ शेर वगैरह सर, शायरी वगैरह। हाँ, शेर शायरी जो भी आप लिखते हो बिल्कुल सुनाइए।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए और बाकी सर, ठीक है। थैंक अगली यू सर, मतलब कल की क्लास हमारे में इससे चॉकलेट लेकर आना। एक क्वेश्चन बता दीजिए, हाँ हाँ बोलिए। बाय सर। पीपीपी का क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए। सर At गंगा स्नान की constant- छुट्टी होगी क्या सर हमारी? कल आपकी छुट्टी नहीं है। हाँ बोलिए। बोलूं सर? हाँ बोलिए। At constant pressure, the ratio of increase in volume of an ideal gas per degree rise in Kelvin temperature to its original volume is. ओके एक सेकंड ना, मैं लिखता हूँ। हाँ एक बार फिर से बोलिए बेटा, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा, मैं लिखता हूँ, ठीक है। हाँ क्या कह रहा है? At constant pressure, कांस्टेंट the, प्रेशर है। ra- the ratio of increase in volume of an ideal gas हाँ हाँ per degree rise in Kelvin temperature to its original volume is. ओके, और प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है ना? Yes sir, अब उसमें मतलब T की फॉर्म में वो दे रखे हैं ऑप्शंस, T 1/T, T स्क्वायर और 1/T स्क्वायर। अच्छा ओके, मैं बताता हूँ आपको। लो सर। सर हम्म। सर हमारी गंगा स्नान की छुट्टी होगी क्या? नहीं नहीं भाई, आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं है, अब डायरेक्ट आपकी छुट्टी शायद 25 तारीख को है, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं है आपकी। सर अगर हमसे आइडियल गैस और रियल Okay, गैस sir. में मेजर डिफरेंस पूछा जाए तो सर टेम्परेचर बताएंगे या प्रेशर? आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस मेजर पूछा डिफरेंस सर, मेजर डिफरेंस अगर पूछा जाए तो। टेम्परेचर प्रेशर तो ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करते बेटा, प्रेशर और सर टेम्परेचर। जैसे एक क्वेश्चन था मॉड्यूल में सर, उसमें बोला था कि इसमें से एक चूज करना था, या तो प्रेशर या तो टेम्परेचर, तो सर उन्होंने प्रेशर आंसर दिया हुआ है। और सर आपने बताई थी ना कि आइडियल गैस, अगर रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो फिर हमने कंडीशंस लगानी पड़ती है ना कि प्रेशर को मतलब टेम्परेचर को ज्यादा करना पड़ता है, प्रेशर को कम करना पड़ता है। तो Right. सर वैसे कैसे चूज करेंगे तो ऑप्शंस अगर में? अगर रियल गैस है और रियल गैस को आप चाहते हैं कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, तो टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। हाँ, पर तो सर हाँ, वही रियल गैस इसमें और आइडियल मेजर गैस में पूछे। डिफरेंस बस इतना ही दिया था कि डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, सर इतना दिया हुआ है। बस टेम्परेचर प्रेशर। मेजर मेजर डिफरेंस पूछ रहा था सर सर वो। प्रेशर है शायद इसका तो उसमें आंसर। आंसर तो प्रेशर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, एक तो प्रेशर कैसे आंसर करेंगे, मतलब कि तो टेम्परेचर भी ऑप्शन में था बट आंसर प्रेशर था। सर वो आइडियल गैस का प्रेशर लो होता है इसलिए शायद, आइडियल गैस का प्रेशर लो होता है। आई मतलब रियल गैस को कन्वर्ट करने के लिए आइडियल गैस में तो प्रेशर लो करना पड़ता है, टेम्परेचर हाई, हाँ तो इस कारण डिफरेंस दे रखा है। तो सर फिर टेम्परेचर से चूज कर सकते हैं भी है इसमें तो। राइट। एक्चुअली देखिए, अब वो सवाल का मुझे सेंस नहीं पता वो किस सेंस में पूछ रहे हैं। बाकी जैसे जो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस होता है वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस का होता है। तो रियल गैस के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं होता है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन, अगर आप बात करेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो रियल गैस होगा, है ना, रियल गैस को अगर हम रखेंगे तो कंटेनर में, बस डिफरेंस पूछा है कि दोनों में डिफरेंस किस फैक्टर सर से बता एग्जैक्ट सकते हैं। क्वेश्चन डिक्टेट करूं? हाँ बोलो भाई, एक बार ऑप्शन बोलो ना। सर ये क्वेश्चन है, आइडियल गैस एंड रियल गैस हैव मेजर डिफरेंस ऑफ। बस इतना ऑप्शन ही ए है, है, हैव मेजर डिफरेंस यस सर, ऑफ। यस Yes, सर। sir. ऑप्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, हाँ फेज ट्रांजिशन और फोर्थ है नन ऑफ दिस। ओके, प्रेशर, टेम्परेचर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड नन ऑफ दिस। मेजर डिफरेंस None of क्या them. होगा? यस डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, मेजर डिफरेंस। देखिए, जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर करते हैं ना, वो हम इस वजह से करते हैं कि अगर हम चाहें कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, तो आप उसका प्रेशर बहुत कम कर दीजिए, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दीजिए, तो रियल गैस विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। पर आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में मेजर डिफरेंस, अब सेंस के हिसाब से बच्चों एक ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि चूंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में बीच में कोई किसी भी तरीके का फोर्स नहीं रहता है, तो अगर आप सेम कंडीशन में दोनों गैसेस को रख दो, तो रियल गैस जिस कंटेनर में होगी वहां प्रेशर
ज्यादा हो जाएगा और जो रियल गैस है उस कंटेनर में प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन तो मतलब टेम्परेचर कैसे है इसीलिए प्रेशर को मान लिया है क्या क्या, हाँ इसीलिए सर, शायद प्रेशर मतलब को मान लिया होगा। हाँ सर हमें भी लग रहा है। हाँ, तो यही एक एक्सप्लेनेशन मुझे दिमाग में अभी आ रहा है, ठीक है। ओके एक सर, और ओके सवाल सर। किसी ने पूछा था, वो भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ। रेट ऑफ, तो डीवी अपॉन वी प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी बराबर एनआरटी, और प्रेशर कांस्टेंट है तो वी बराबर एनआर अपॉन पी टाइम्स टी। डिफरेंशिएट कर देते हैं, एनआर अपॉन पी कांस्टेंट और ये dt बन जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो एनआर अपॉन पी टाइम्स टी, ठीक है। तो एनआर अपॉन पी कैंसिल हो जाएगा, डीवी अपॉन वी बराबर dt अपॉन टी। बेटा जिन्होंने वो वॉल्यूम में चेंज वाला सवाल पूछा था, देखिए ये 1 अपॉन टी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने शायद ये पूछा था कि चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड पर यूनिट टेम्परेचर, तो dv अपॉन v अपॉन dt ये बराबर 1 अपॉन टी आएगा। कैसे किया है देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। pv बराबर nRT, चूंकि प्रेशर को कांस्टेंट बोला गया है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो p आप इधर भेजिए, nr अपॉन p इंटू टी हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dv बराबर आ जाएगा nr अपॉन p टाइम्स dt। फिर दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए और इधर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो nr अपॉन p टाइम्स t हो जाएगा, nr अपॉन p टाइम्स t हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और dv अपॉन v अपॉन dt बराबर 1 अपॉन t आ जाएगा। थैंक यू सर थैंक यू। हाँ सर बोलिए बोलिए। सर वो केटीजी का सर डीपीपी 1 का सर क्वेश्चन नंबर